देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो ऐसी ही शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जैसे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के अंदर सूरत हाल पैदा हुई थी। आज यौम शोदा, दुआए खैर, फिर लॉन्ग मार्च की बात और असाब की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है बिटवीन एक्शन कमेटी और रियासत के दरमियान। इमरान खान साहब से बड़ी गद्दारी और किस नौयत की गद्दारी किसने की है? ये पेशावर स्टेडियम के अंदर होने वाला जलसा जो है ये किस नौयत का नया ड्रामा है? 3 इडियट्स के ऊपर बात करेंगे और मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर ये नहीं करूंगा। ये किसने कहा? आज की इस व्लॉग के अंदर इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। पीआईए और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी धरना दे के बैठी है। 40 रोज से ज़ायद का वक्त हो चुका है। जितने भी लोग हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, वो वहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद मौजूद है। उसी हवाले से जो तकारीर और सारे हालात और वाक़यात हैं वो भी जारी और सारी हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी हूँ, ख्वाजा मेहरान हूँ, सरदार अमान हूँ या दीगर लोग हों, वो वहाँ पे जो धरने में बैठे हुए मुज़ाहिरीन हैं, जो लोग हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। और जो मुज़ाकरात की बातें थी, अब भी कुछ ज़राए ये बताते हैं कि मामलात जो हैं वो सुलझ जाएंगे और बड़े कम चांसेस हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए। वहीं पे उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने क्या कहा, हालात किस तरह के हैं, उसके ऊपर बात करने से पहले ये जो नुक्ता है कि अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात थे और वो जो सूरत हाल थी, इसी तरीके से आप उसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और एक्शन कमेटी कहें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कहें, या वफाक और एक्शन कमेटी की बात करें, तो ममासलत कैसे है, हालात वैसे कैसे पैदा हो चुके हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान की जंग में ये था कि विक्ट्री कौन डिक्लेयर करेगा, विक्ट्री स्पीच कौन करेगा जब मुज़ाकरात हो जाएंगे। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी कि हमारी कुछ शराइत मानी जाएं, वो अपनाए हुर्मस के हवाले से, और जब मान लें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो विक्ट्री स्पीच दें कि देखें हमने जो मुज़ाकरात किए हैं अपना अपर हैंड रख के किए हैं, तो लिहाजा हम जीते हैं ये जंग। ईरान ये चाहता था कि हम अमेरिका को कोई ऐसा जवाब न दें जिसकी वजह से अमेरिका ये तासर देने में कामयाब हो जाए कि अमेरिका को यहाँ पे कामयाबी मिली है और ईरान ने सरेंडर किया है। अब अमेरिका और ईरान जैसी जो सूरत हाल है, देखना ये है कि इसमें एक्शन कमेटी और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान इन दोनों में से एक अमेरिका कौन है और ईरान कौन है। इसमें साहिबो जो एक्शन कमेटी है उसकी अमेरिका जैसी सूरत हाल है, थोड़ा अपोजिट है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हाल ईरान जैसा है। अब एक्शन कमेटी चाहती है कि हम यहाँ से कुछ कामयाब हो के कुछ हासिल करके अवाम को बताने के लिए कुछ सामने ला सकें और विक्ट्री स्पीच दें या उसको कामयाबी डिक्लेयर करें। इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि हम इनसे ऐसी बात तय करें, इस तरीके से बातचीत तय करें जिससे जो है हमें लगे कि हमारा अपर हैंड है और ये जो है वो जीते नहीं है, लिहाजा इन्होंने सरेंडर किया है और फेस सेविंग मिली है। तो अब असाब की जंग है, एक तरफ इलेक्शन होने, बीच में मुज़ाकरात हैं, साथ में धरना है, आगे लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये दोनों को जो फेस सेविंग मिलेगी वो फेस सेविंग होगी या कोई कामयाब होगा या कोई नाकाम होगा, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। एक बात तो तय है, बंदे तो शहीद हुए ना, दोनों इतराफ से हुए ना, गोलियां लगी, मिथ टूटी, घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल हुआ, सैकड़ों FIR हुई, बल्कि ये तो हज़ारों में हो गई हैं, सैकड़ों तो नहीं है। 4th शेड्यूल में नाम गए, इतने अरसे से लोग बैठे रहे, तो कुछ तो हासिल करना पड़ेगा। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो हासिल करना पड़ेगा, इस कुछ हासिल करने का मतलब ये है साहिबो, अब 5 जून की पोजीशन जो है उसके ऊपर बात हो रही है। वो क्या है? फोर्सेस वापस जाएं, कलदम करार देने वाला फैसला वापस लिया जाए, जो FIR हुई हैं वो ख़त्म हो जाए, 4th शेड्यूल वाला मामला ख़त्म हो जाए, तो फिर बात आगे बढ़े। अब 12 सीटें और बाकी चीज़ें भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। एक्शन कमेटी कह रही है हमारे 38 मुतालबात जो हैं उसको माना जाए, मानने के तो हर कोई तैयार है, लेकिन अमली काम करने के लिए इन चीज़ों के अंदर तो वक्त लगता है।
तो अब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, जो कि बड़े कम चांसेस हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, आज के दिन के बाद 3 दिन बाकी हैं। चौथे रोज़ 27 जुलाई 2026 को जो है वो इलेक्शन होना है। पहले फेज़ में मीरपुर डिवीज़न, दूसरे में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और माजरीन की सीटें, और तीसरे फेज़ में 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। मैं कल बल्कि एपिसोड में आपको बता दूंगा कि मेरा तज्जिया क्या है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किसके चांसेस हैं, कौन हुकूमत बनाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं, रियलिटी क्या है। आगे को फॉर्म 47 बनता है, 27 और 25 होते हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, वो एक अलग पहलू है। एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो ताहाल जारी हैं। असाब की लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कौन जीतेगा। आज 23 जुलाई है और आज़ाद कश्मीर के पुंछ डिवीज़न खसूसन रावलाकोट की साहिब अगर बात करें तो निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे मुकम्मल मफलूज है। वहाँ पे हुकूमती रिट कायम नहीं है और धरना जारी है, और लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी आवाम की बड़ी तादाद, उसके जज्बात उसी तरह से मौजूद हैं। डिवीज़न के बाकी ज़िला की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केटें खुली हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है। किसी हद तक अभी भी मार्केट्स जो हैं वो बंद भी हैं। दूसरी जानिब जो वक्त गुजर रहा है, लोग देखना होगा कि कब तक वो अमल करते रहेंगे, चूँकि ज़ाहिर है घर भी तो चलाना है, दुकान भी तो खोलनी है, लोगों को भी तो सौदा सलफ चाहिए। 50 के करीब दिन होने के हुए और बारिशें भी होती रहीं और धूप भी निकलती रही। सावन का जो है वो एक तरह से माहौल शुरू हो चुका है। सख्त हबस भी होती है वहाँ पे, उसके बावजूद लोग बैठे हैं। अभी तक मुतालबात तस्लीम नहीं हो सके और रियासत का निज़ाम मफलूज भी है। आज एक्शन कमेटी की जानिब से यौम शौदा मनाया जा रहा है और आज ही के दिन कमेटी आगे के लाए अमल का भी ऐलान करेगी, जो कि अब तक नहीं हुआ। 2 या 3 दिन के अंदर मामलात हल हुए तो लोग घरों को जाएंगे, वरना कमेटी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी। अब वो लॉन्ग मार्च शुरू होगा नहीं होगा, कितने लोग होंगे, कैसे होगा, ये मैं और आप वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो तब हालात और चीज़ें जो हैं वो कैसी होंगी। 1.5 माह बाद मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप हर रोज़ पूछते थे कि इंटरनेट कब खुलेगा, तो 1.5 माह के बाद मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के बेशतर इलाकों में, अक्सर नहीं बेशतर इलाकों में आज से इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो किसी हद तक बहाल होना शुरू हो चुकी हैं और बहाल हो भी जाएंगी जो मज़ीद जगह रहती हैं। ये था साहिब आज़ाद कश्मीर का अहवाल। अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं। ये भी मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब से गद्दारी किसने की, लेकिन उससे पहले हम बल्कि इसी से आगाज़ करते हैं। देखिए 26 नवंबर हुआ, खान की खातिर लोग बाहर निकले, आज़ादी के लिए लोग बाहर निकले, हकीकी आज़ादी के असूल के लिए बाहर निकले। लोगों को लाशें अब तक नहीं मिली, कुछ तो कन्फर्म है ना, 18 से 21 लोग जिनकी लाशें मिली। कल मैं एक वालिद को अपने बेटे 17 साल नौजवान के लिए जिसको गोली मारी गई उसके लिए रोता ही देखा। उस वक्त रोते देखा, पहले वो इतना नहीं रोया, कल वो बहुत रोया। आपने साहिबो देखा होगा किस तरीके से गोलियां मारी गई, नमाज पढ़ते हुए बंदूक को नीचे फेंका और आर्मी के लोगों ने फेंका, रेंजर्स ने फेंका, जुल्म जबर सितम बेइंतहा हुआ और इंतहा कर दी गई। वो एक केस था जिसके ऊपर FIR नहीं हुई। ज़ाहिर है ये रियासत नहीं, ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है जो अपने बच्चों को खाती है, मारती है। तो थाने वालों ने FIR नहीं काटी थी। और मुख्तसर लॉन्ग स्टोरी शॉर्टकट ये है कि बैरिस्टर गौर जो हैं वो सेशन अदालत में गए थे और अदालत को कहा जी कि आप जो हैं FIR काटने का ये एविडेंस है, ऑर्डर जारी करें ताकि थाने वाले जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो FIR काटें। FIR में ज़ाहिर मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो दीगर लोग हैं उनके नाम आने थे। हुआ क्या, 16 दफ़ा इंजर्नमेंट हुई। इसमें दरख्वास्त गुजार थे बैरिस्टर गौर, वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, गवाह थे शफ़ी जान साहब और डॉक्टर अमजद खान साहब। गवाह भी कभी पेश ना हुए। 16 दफ़ा इंजर्नमेंट होगी। इंजर्न होने का ये होता है कि केस आगे चला गया, डिले हो गई, तारीख जो पड़ी थी उसको आगे कर दिया गया। तो मुख्तसर के सेशन कोर्ट ने, वो जज मौजूदा थे, फैसला तो उन्होंने वैसे भी नहीं देना था, लेकिन गद्दारी इमरान खान के साथ ये की गई, उनके लोगों के साथ ये की गई, वर्से के साथ ये की गई कि इस केस को अच्छे तरीके से प्रोसूल ना किया गया। कोई बैरून मुल्क चला जाता रहा, बैरिस्टर गौर ने भी वो चीज़ें नहीं की, गवाह भी कभी नहीं गए और एक तरह से केस रफा दफा खारिज हो गया। ये जो लोग खान के लिए बाहर निकले थे, हकीकी आज़ादी के लिए निकले थे, तो इसके साथ गद्दारी किसने की? फिर बैरिस्टर गौर ने। वो सारे लोग शामिल हैं इसके साथ, इस पूरे अमल में, जिन्होंने गवाही देनी थी, जिन्होंने केस लड़ना था, सारी चीज़ें करनी थी। मैं मानता हूँ उनको इंसाफ नहीं मिलना था,
लेकिन अपने हिस्से का काम नहीं किया गया। और कल ही के रोज़ में जब ये अमल हुआ तो शफी जान साहब और बैरिस्टर गौर साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पेशावर स्टेडियम के अंदर पावर शो करेंगे। KPK में अपनी हुकूमत है, वहाँ पेशावर स्टेडियम में पावर शो करेंगे। ये पावर शो नहीं, ये पावर शो के नाम के ऊपर ड्रामाबाजी है। मुझे बताइए साहिबों को, क्या ये पावर शो अगर करना है तो अपने घर में बेडरूम में कर लीजिए, KPK हाउस में बैठ के कर लीजिए, असेंबली में कर लीजिए, सबको पता है किसकी पावर क्या है। ये क्या ड्रामाबाजी है कि हम पेशावर स्टेडियम में 5 अगस्त को जलसा करेंगे और पावर शो करेंगे और अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। और भाई आप एहतजाज करो ना, एहतजाज कहीं और करो, KPK में क्यों करते हो? वो भी KPK में आप जलसा कर रहे हो, एहतजाज नहीं कर रहे। पावर का सबको पता है आपके पास है, इसी पावर ही की वजह से तो खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ये मीना खान, ये शफी जान, ये सोहेल अफरीदी, ये तो 3 इडियट साबित हुए अब तक की तारीख में। आगे वो क्या करेंगे शायद मैं गलत साबित हूं, लेकिन इनसे तो गंडापुर अच्छे थे जो कम से कम एहतजाज तो करते थे ना, भले डबल विकेट की जानिब खेल रहे थे, प्रेशर तो पड़ता था। देखें बहने मजबूर हो गए इन लोगों से, वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के ऊपर आ गई हैं। वो जो मुराद सईद साहब हैं उनके खिलाफ या उनके फ़ायदे की कोई बात आए माजरत के साथ, उनका इंटरनेट चल जाता है, ट्वीट्स भी कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मुझे आप लोग खुद PTI के बताएं कि पेशावर अपना इलाका, खान की हुकूमत, 15 सालों से हुकूमत, अब भी उनका चीफ मिनिस्टर, तो पेशावर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर को पावर शो करने की ज़रूरत है? इस गर्मी में लोगों को बुलाने का मकसद है ये जो आपने लाए अमल देना है, जो हम 1 साल से सुन रहे हैं, लाए अमल लिखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सोशल मीडिया पे लगा दें। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? ज़रूरी है लोगों को घरों से निकालना है, एनर्जी ज़ाया करनी है, रोडें ब्लॉक करनी है, वक्त ज़ाया करना है और लोगों को बुला के वहाँ जी लाए अमल देना है? और भाई लाए अमल तो लोग हिकमत से और पॉलिसी बना के देते हैं, जलसों में सरेआम थोड़ा ना कहा जाता है। अब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग करनी हो या कोई चीज़ करनी हो तो क्या वो उनको बताएगा कि मैं इस जगह पे इतने बजे इस गन से इस जगह के ऊपर फलां बंदे को मारूंगा? मैं मिसाल दे रहा हूँ, मारना तो नहीं है किसी को। ये सरेआम जलसे में कहेंगे कि हम इस दिन आएंगे, ऐसा करेंगे, फलां करेंगे, उससे पहले काम तो करो। यानी कि आप जलसे में कह देंगे, ऐलान कर देंगे और अपने दुश्मन को बताएंगे कि आओ हमने ऐलान कर दिया लिहाजा हमें गिरफ्तार कर लो, फलां को गिरफ्तार कर लो, कर्फ्यू लगा दो, दफ़ा 144 लगा दो, ताकि उसके बाद की वो सूरत हाल ही ना हो। ये कौन सी हिकमत अमली है? यानी कि आपने इलाके पेशावर स्टेडियम के अंदर जलसा करेंगे, वहाँ भाषण देंगे, तकारीर करेंगे। शफी जान और ये जो दिगर लोग हैं, ये क्यों कहा जाता है इनके बारे में कंप्रोमाइज़ हो गए? मैं नहीं कहता कंप्रोमाइज़ हो गए 100%, लेकिन जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी तरजीहात वो नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास मैंडेट नहीं है एहतजाज करने का, वो महमूद खाना चकजई करेंगे। देखें कैसे बहाने। अब इनसे बेहतर तो मौलाना साहब बाहर निकले, उन्होंने वो जो बातें की हैं, इन्होंने तो वो बातें भी करनी छोड़ दी हुई हैं। तो आप मौलाना साहब के पास चले जाएं, उनसे मशवरा कर लें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, सारे लोग हैं, जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे। वो कहती थी ना मरीम साहिबा, मुज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, तो उनकी तो होगी थी बात मफाम। आप देखें ना, खान साहब जेल में भी बैठ के नहीं मान रहे। वो कहते मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, जो जुल्म आपने मेरे साथ और मेरी बेगम के साथ और मेरे पार्टी कारकुनों के साथ किया है, इसके बाद तो वैसे भी कोई डील नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तो अवाम की खातर आया था, मेरा कोई ज़ाती एजेंडा तो था नहीं। 3 साल में जेल में गुजार के हूँ, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, मैं क्यों कोई डील करूँ और या खामोश होकर बैठ जाऊँ? तो आपका लीडर इस हद तक वो सज़ा काट ले और आप AC वाले कमरों में बैठ के कहें जी पेशावर में जलसा करेंगी और वहाँ पे लाए अमल का ऐलान करेंगे और पावर शो करेंगे। और भाई आपको पावर शो करने की पेशावर में ज़रूरत नहीं है, यही जलसा पिंडी इस्लामाबाद में करो ना। आई नो कि वो नहीं करने देते, करके दिखाओ ना, कोशिश करो ना। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मेरे ख्याल से खान को छोड़ के, उनकी बहनों को छोड़ के बेशतर लोग खुद जिम्मेदार हैं। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा जी? बाहर नहीं निकलूंगा। देखें ना, पाकिस्तानी बेचारे भूखे मर रहे हैं, नौकरियों के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी है, उसके बावजूद जो है वो भूखे मर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकले। और भारत के अंदर देखिए चीखें मार रही है मोदी की हुकूमत, नौजवान बाहर निकलें का काकरोच पार्टी वाले। हालात ये हैं कि हर रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोग आदी हो चुके हैं।
ठीक है, हम तो कतार में लग जाएंगे, ज़्यादा पैसे दे देंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। मोबाइल पैकेज में 33% तक यकमुश्त इजाफा हुआ। इंटरनेट की स्पीड जो है वो ला हौला वाला कुआ था, यानी कि वो इतनी स्लो हो चुकी है, उसके बावजूद बाहर नहीं निकलेंगे, उफ नहीं करेंगे। आप टमाटर की बात करें तो 500 रुपये किलो बिक रहा है। हम नहीं बोलेंगे इसके ऊपर टमाटर के बगैर, चूंकि हांडी बन सकती है ना। इमरान खान के दौर में 2 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी, तो इन्होंने ज़मीन आसमान सर पे उठा लिए थे, पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ 200 से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कहाँ 2 रुपये और कहाँ 200। लोग बाहर नहीं निकल रहे। खीरे 350 रुपये किलो हो चुके हैं। कोई बात नहीं, उसके बगैर बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकलना। बताने का मकसद ये है कि ये कीमतें तो शायद करोड़पति लोगों के लिए परेशान कुन हों, लेकिन आम लोग तो इसमें कैसे गुजारा करेंगे, सवाल है ना। अब इतलात हैं कि चीन ने भी हाथ खींचा है, कुछ पैसे वापस मांगे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे भी अर्जी डाली है कि हमारी रज़ा ये है कि हमें 10 अरब डॉलर अता किए जाएं, ताकि हमने मुल्क की मैशत चलानी है और हमारे रिज़र्व कम हो रहे हैं। चूँकि हमने आपके लिए टाउट का काम किया, सालस बने हैं ईरान की जंग के हवाले से, सालसी के हवाले से, अलग बात है वो हुआ नहीं, तो हमें हमारी उजरत दीजिए ना। मुल्क बदतरीन हालात का शिकार है, मगर अशराफिया की मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अमेरिका से 10 अरब डॉलर, वो अमेरिका खुद बाहर से पैसे जमा कर करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ये कहते हैं आप हमें 10 अरब डॉलर दे दीजिए। जब आए थे आर्मी चीफ साहब तो कहते थे मैं पहले साल में मैशत को ठीक ठाक कर दूंगा, मैं 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लूँगा, यानी कि 25 दुबई से अरब डॉलर, 25 सऊदी अरेबिया से, 25 चीन से, पता नहीं और 25 कतर था या कौन था। उल्टा दुबई ने वापस ले लिए 3 अरब डॉलर, और वो उसको पूरा करने के लिए सऊदिया से लिए। अब सऊदिया से चीन मांग रहा है, तो चीन से को देने के बाद पूरे करने के लिए अमेरिका के सामने भीख मांग रहे हो। भाई कर्जा भी लो, आम जिंदगी में भी लोगों को देते हैं, लोगों से लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कर्जा लेने के बाद जो शराइत होती हैं, जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, दुनिया का निज़ाम ऐसे चलता है, वो तो गलत नहीं मानो ना। तो IMF से तो हमारी जान नहीं छूटेगी। बड़े बड़े लीडर आए, दावे किए, सारे चले गए, लेकिन अवाम बाहर नहीं निकलेगी। कुछ भी हो जाए, आपने बाहर नहीं निकला, अंदर बैठे रहे हैं जनाब। हाँ, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आज अहमद मीर साहब की ट्वीट थी कि मेरे पास इतनी बड़ी फहरिस्त है कि जिसमें बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां छोड़ के चली गई हैं पाकिस्तान को। तो भाईजान वो लिस्ट है, एक तो बयान करें। वैसे हमें इल्म है, तो लोग भी तो मिलियंस के हिसाब से पर ईयर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं ना। उस मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहते, उसको छोड़ रहे हैं। उस मुल्क के अंदर रहना भी चाहते हैं, लेकिन उस मुल्क को ठीक नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये गंदा घर है, इसको छोड़ दो, यही हाल है, ये ठीक नहीं होगा, इतनी गंदगी है कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। बल्कि अवाम तो ये सोच रहे हैं ये मुल्क हमारा नहीं है, किसी और का, दफा करो, कहीं और चलो। तो इसका हाल तो ये नहीं। देखें, जर्नैल इस मुल्क से तनख्वाह लेते हैं, इस मुल्क की वजह से इज्जत पाते हैं, ओहदे लेते हैं, पेंशन लेते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं। ये जितने अमीर लोग होते हैं, मैं उनको देखता हूँ, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अमाजगाह बना हुआ है। असल मंजिल लोगों की UK यूरोप है। जिस दिन लोगों ने ये समझ लिया ना कि हमारी असल मंजिल तो है वैसे मरने के बाद है, अब्दी ज़िंदगी, कि जब तक जिंदा है वो पाकिस्तान ही है और इसको ठीक करना है, उस दिन तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। यहाँ कोई भी इस मुल्क के लिए जो मुखलस हैं वो जेलों के अंदर हैं, जो पहले भी मुखलस से दुनिया से चले गए। तो क्या हाल होगा? अवाम का साथ जब तक किसी भी लीडर को हासिल नहीं होगा, मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। नवाज शरीफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ साहब ने 100 दफ़ा कहा, मैंने पीछे देखा कोई भी नहीं था। भट्टो साहब फांसी पे चढ़ के क्या किया लोगों ने? बेनज़ीर शहीद हो गई, खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ, ज़रदारी लोग भी जेलों में रहे। क्यों इन्होंने डीलें की? क्योंकि अवाम साथ नहीं देते थे। कुछ उनकी अपनी नीयत ख़राब थी, कुछ लोग भी जालिम निकले। तो बहुत सारी बातें हो गई पाकिस्तान के हवाले से। हम डेली व्लॉग के अंदर चीज़ें करेंगे। तो एक्शन कमेटी के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो अगले लाए अमल का क्या ऐलान करते हैं, तो आपको ज़रूर इस सिलसिले में बाखूबी बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाँ, भारत की तरफ से लोगों ने कहा कि हम आपका YouTube चैनल देख सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपने बताया। लेकिन जो Facebook है उसके ऊपर हमें नोटिफिकेशन आता है कि आपका कंटेंट इंडिया में नहीं देखा जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।